हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स। अपन सॉल्यूशन चैप्टर में हेनरी कांस्टेंट के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब हेनरी कांस्टेंट के आगे अपन डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक बार वापस अपन हेनरी कांस्टेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अपन ने ये कहा था कि जो सॉल्बिडिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड इज अफेक्टेड बाय द प्रेशर, एंड वी कैन से द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू solubility of gas। यानी हम कह सकते हैं कि when pressure increases then solubility of gas are increase in the liquid। The solubility of gas are increase in the liquid when pressure is increase। स्टूडेंट्स, इफेक्ट ऑफ प्रेशर को सबसे बेस्ट जो एक्सप्लेन किया था वो कौन था? हेनरी लो ने। हेनरी ने क्या कहा कि द मोर फ्रिक्शन ऑफ कंपोनेंट is directly proportional to partial pressure of gas over the solution। So x proportional क्या था? P। So x is equal to Kp, where K is equal to proportional constant। So this equation is right as P is equal to 1 upon K into x, where 1 upon K is equal to the kh, where kh is equal to Henry constant। So this equation is also written as a P is equal to kh into x और P proportional to x। तो स्टूडेंट्स, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है और ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यहां तक अपन डिस्कस कर लिया था। इसमें मैंने ये कहा था कि हेनरी कांस्टेंट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। सो व्हेन टेम्परेचर increases then value of Henry constant is also increases, and we can say the kh are increases, then solubility of gases in liquid are decreases। ओके स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट्स समझ में आ गए होंगे। अब आज थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं इसके। देखिए, हेनरी कांस्टेंट के लिए कहा जाता है हेनरी कांस्टेंट केएच के लिए क्या कहा था? पहला पॉइंट क्या था कि डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर then value of kh is also increase। okay students, second, different gases have different kh values। okay students, तो जो अलग अलग गैसेस होंगी उन अलग अलग गैसेस के लिए kh की वैल्यू क्या होती है? डिफरेंट होती है। तो ये दो स्टेटमेंट्स अपने को ध्यान रखना है। अब ऐसे ही कि एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन cold water because solubility of gas decreased when increase the temperature। तो एक्वेटिक एनिमल्स ज्यादा कंफर्टेबल कहाँ फील करेंगे? कोल्ड वाटर में फील करेंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, जो सॉल्बिडिटी ऑफ गैस इन लिक्विड होगी वाटर में, वो क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे अपन कुछ हेनरी लॉज के एप्लीकेशंस देखेंगे। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है एग्जाम के पर्पज से। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। देखिए, पहली एप्लीकेशन है सोडा वाटर।
सोडा वाटर में CO2 गैस इज डिजोल्व एट हायर प्रेशर। तो जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स थी, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स या सोडा वाटर है, उनमें जो CO2 गैस है वो हाई प्रेशर पे क्या है, डिजोल्व है। दूसरा है, अगर किसी वाटर के अंदर स्मेल आ रही है, अगर जो ड्रिंकिंग वाटर है, अगर ड्रिंकिंग वाटर में बैड स्मेल और बैड ऑर्डर अगर आ रही है, तो क्या कर दो, उस वाटर को क्या कर दो, बॉइल्ड कर दो। जब वाटर बॉइल्ड होगा तो जो गैस होगी, जो डिजोल्व होगी, बैड ऑर्डर गैस इज एस्केप आउट फ्रॉम द वाटर। तो जो बैड स्मेल होगी वाटर के अंदर, जो डिजोल्व होगी, वो क्या होगी, जैसे इसको हाई टेम्परेचर बॉइल करेंगे तो क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी और वाटर में स्मेल बाहर निकल जाएगी, स्मेल नहीं आएगी। ओके स्टूडेंट्स। तीसरा, स्कूबा डाइवर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, स्कूबा डाइवर्स के लिए कहा जाता है कि स्कूबा डाइवर्स के लिए एक गैस सिलेंडर यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये गैस सिलेंडर स्कूबा डाइवर्स एज ए ऑक्सीजन अपने यूज करते हैं, क्योंकि जैसे वो सी लेवल से नीचे जाएंगे, सी लेवल में नीचे चलेंगे यहां पर, तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो जो गैस की सॉल्बिटी ऑफ गैस इन ब्लड वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ये कह रहे हैं कि अगर मैं नाइट्रोजन गैस जो इसमें फील्ड है, देखो कौन कौन सी गैस है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, अभी मैं इसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, बाद में अपन हीलियम भी ऐड करेंगे। तो ये कह रहा है कि जो नाइट्रोजन गैस होगी वो भी क्या होगी, हाई प्रेशर पर क्या होगी, ब्लड के साथ ऑक्सीजन के साथ में क्या होगी, ब्लड कैपिलरीज में क्या हो जाएगी, मिक्स होती जाएगी। अब होगा क्या कि जैसे स्कूबा डाइवर्स सरफेस की ओर आते हैं, टुवर्ड द सरफेस, दे कम टुवर्ड द सरफेस, जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीजेस, धीरे धीरे क्या होगा, प्रेशर कम होगा। अब जब प्रेशर कम होगा तो गैस की सोलिबिलिटी वो क्या होगी, कम होती जाएगी। अब इससे होगा क्या कि जो अपने पास जो ब्लड की कैपिलरीज है वहां पर क्या होगा, ये नाइट्रोजन क्या करने लग जाएगी, बबल्स बनाने लग जाएगी। और मेडिकल के टर्म में इन बबल्स को अपन क्या बोलते हैं, बैंड्स कहते हैं, जो डेंजरस होते हैं किसी ह्यूमन पर्सन के लिए। तो ये जो बैंड क्रिएट हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस या ड्यू टू सॉल्बिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस इन द ब्लड। तो क्या होगा, बबल्स क्रिएट करेंगे ये, और बबल्स की वजह से क्या हो जाएगी, जो मेडिकल डिजीज होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, बैंड्स बोलते हैं। अब ये बैंड्स क्रिएट नहीं हो, इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसी सिलेंडर के अंदर 11.7% कौन सी गैस करते हैं अपन, हीलियम गैस करते हैं। ये हीलियम गैस जो क्रिएट हो रहे हैं, वो जो बबल्स है उनको क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। जब बबल्स क्रिएट नहीं होंगे तो बैंड्स, मेडिकल जो टर्म अपन यूज कर रहे हैं वो बैंड्स नहीं होंगे और पर्सन आउट ऑफ डेंजर होगा। तो यह चीज ध्यान रखना, स्कूबा डाइवर्स के लिए 11.7% हीलियम गैस होती है, 37.2% ऑक्सीजन गैस होगी, और जो रिमेनिंग हो गई, जो रिमेनिंग है वो अपने पास 56.1% वो कौन सी होगी अपने पास, नाइट्रोजन गैस हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तीनों कैरेक्टर समझ में आ गया, एप्लीकेशन समझ में आ गई होगी। चौथी एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं अपन। चौथी एप्लीकेशन जो है वो हाई एल्टीट्यूड के लिए है, हाई
एल्टीट्यूड। देखिए जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो माउंटेन पे क्या करते हैं, क्लाइंब करते हैं। अब देखिए जैसे जैसे माउंटेन पे जाएंगे वो, ये माउंटेन टाइप है, हम माउंटेन पे ये चढ़ते गए, तो चढ़ते जाने से क्या होगा, जो प्रेशर होगा, प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड, वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो जो ब्लड है, उस ब्लड में ऑक्सीजन की सोलिबिलिटी वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होता जाएगी। सोलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन ऑटो इन ब्लड, वो क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगी। अब क्या होगा, इससे क्या होगा, बॉडी क्या हो जाएगी, अनकॉन्शियस हो जाएगी, अनकॉन्शियस। बॉडी क्या हो जाएगी, अनकॉन्शियस हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, जब बॉडी अनकॉन्शियस होगी तो उस टर्म में जहां पर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज डिक्रीज इन द ब्लड, क्या होगी, इसकी कंसंट्रेशन, जो लेवल ऑफ ऑक्सीजन है ब्लड के अंदर जो होना चाहिए वो क्या हो जाएगा, कम होगा, तो बॉडी क्या हो जाएगी, अनकॉन्शियस हो जाएगी। इससे ब्लड जितने अपने बॉडी पार्ट्स लाइक ये होल है, आंखों से, नाक से, कान से, वो क्या होता जाएगा, ब्लड बाहर आते जाता है। इस डिजीज को जो हाई एल्टीट्यूड पे होती है, इस डिजीज को कहा जाता है एनोक्सिया। क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, एनोक्सिया डिजीज कह रहे हैं। तो एनोक्सिया डिजीज हाई एल्टीट्यूड पर जो माउंटेनर्स होते हैं, जो बिना गैस सिलेंडर के क्लाइंब करते हैं, उन क्लाइंबर्स के लिए जो डिजीज क्रिएट होती है हाई एल्टीट्यूड पे, वो डिजीज कौन सी कहलाती है, एनोक्सिया कहलाती है, और ये बहुत ही हार्मफुल होती है। तो ये चारों एप्लीकेशंस जो हेनरी लो की थी, वो आपको बेटर तरीके से समझ में आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, आगे अपन बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो सॉल्विटी ऑफ गैस एंड लिक्विड के बारे में डिस्कस कर रहे थे अपन, उसमें अपन ने नेचर ऑफ गैस डिस्कस कर लिया था, दूसरा नेचर ऑफ सॉल्यूट, और सॉरी नेचर ऑफ सॉल्यूट हो गया था, नेचर ऑफ सॉल्वेंट हो गया था, तीसरा इफेक्ट ऑफ प्रेशर एज ए हेनरी लॉ हो गया था, और चौथा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और अपन ने डिस्कस कर लिया है कि ऑन इंक्रीजिंग, समझ में आ गया होगा, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर solubility of gas in liquid is decreased, because we know that for an exothermic process, on increasing temperature सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। इसके लिए मैंने कहा था एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन इज लेस देन 0, दैट मीन्स एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन इज ऑलवेज नेगेटिव। ओके स्टूडेंट्स, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहां तक अपना सॉलिबिलिटी का पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब अपन डिस्कस करते हैं वेपर प्रेशर के बारे में। तो वेपर प्रेशर क्या है, सबसे पहले इसके डिस्कस करते हैं। वेपर प्रेशर, देखो होता क्या है वेपर प्रेशर, एक कंटेनर ले लिया मैंने, इस कंटेनर में मैंने लिक्विड भर लिया, ठीक है। इस लिक्विड को मैं क्या कर रहा हूं, बॉईल करने चालू कर दिया। ये कंटेनर मैंने क्या ले लिया, एक क्लोज कंटेनर ले लिया मैंने। ओके स्टूडेंट्स, अब होगा क्या, यहां से क्या बनना स्टार्ट होगी, जब आप इसको बॉईल करोगे तो यहाँ क्या बनने स्टार्ट हो गई, वेपर्स बनने लग गए। अब ये वेपर्स क्या करेगी, देखो यहाँ जो वेपर्स बन रही है, इसके लिए मैं टर्म यूज कर सकता हूँ आगे, रेट ऑफ इवापोरेशन। फिर क्या होगी, ये वेपर्स कंडेंस होगी आफ्टर बॉइलिंग, तो इसके लिए मैं टर्म यूज करता हूँ रेट ऑफ
कंडेंसेशन। अब देखो ये जो वेपर्स बन रही हैं, ये वेपर्स इस लिक्विड की सरफेस पर, इस लिक्विड की सरफेस पर प्रेशर क्रिएट कर रही है। उसी प्रेशर को अपन क्या नाम दे रहे हैं? वेपर प्रेशर कह रहे हैं। अब ये जो वेपर प्रेशर है, इस वेपर प्रेशर की बात होगी कब? जब ये रेट ऑफ इवापोरेशन आर इक्विलिब्रियम विद द रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो मैं कह सकता हूं कि प्रेशर इज एक्सर्टेड, a pressure is exerted by vapor in equilibrium with the liquid। क्या कह रहा हूं? a pressure is exerted, a pressure is exerted at equilibrium, equilibrium with equilibrium with liquid at a given temperature, at a given temperature is called vapor pressure। इसके लिए ये भी कह सकता हूं कि जैसे मैंने लिक्विड लिया, लिक्विड का क्या हो जाएगा? इवापोरेशन होगा। किसमें चेंज होगा? ये वेपर में चेंज होगा। फिर ये वेपर क्या करेगी? कंडेंसेशन होगा और वापस किसमें चेंज हो जाएगी? लिक्विड में। तो एक स्टेट ऐसी आएगी जिसमें ये लिक्विड से वेपर और वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होता जाएगा। तो रेट ऑफ इवापोरेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो ये जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो रहा है, उस समय जो प्रेशर एक्सर्टेड हुआ, उसी एक्सर्टेड प्रेशर को अपन क्या नाम दे रहे हैं? वेपर प्रेशर नाम दे रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? चलिए आगे अपन डिस्कस करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। आप इसको नोट कर लीजिएगा। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, इसके अंदर अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए राउल्ट लॉ को। देखिए इसके लिए अपन डिस्कस कर रहे हैं राउल्ट लॉ के लिए। अब देखो राउल्ट लॉ अपन वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए भी यूज करते हैं और नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए भी यूज करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं राउल्ट लॉ फॉर द बाइनरी वोलेटाइल लिक्विड्स। राउल्ट्स लॉ फॉर ए बाइनरी volatile liquids। देखिए राउल्ट लॉ क्या कहते हैं फॉर ए volatile liquids? ये कहता है कि द पार्शियल वेपर प्रेशर, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। क्या कह रहे हैं? नोट करते जाइएगा। द पार्शियल प्रेशर of each component in the solution is directly proportional its mole fraction। The partially vapor pressure of any component is directly proportional to the mole fraction in the mole fraction of solution of its solution। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? P प्रोपोर्शनल x लिख सकता हूँ। अब देखिए हेनरी कांस्टेंट में और राउल्ट लॉ में ये जो इक्वेशंस आ रही है वो दोनों कॉमन है, लेकिन याद रखना वहां जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट था जो अपन ने हेनरी कांस्टेंट के बारे में डिस्कस किया था, जबकि यहाँ जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होगा वो क्या होगा? P नॉट x होगा, जो क्या होगा? वेपर प्रेशर
सॉरी पार्शियल वेपर प्रेशर, सॉरी पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स होगा। अब देखिए मैं कह रहा हूं एक बाइनरी सॉल्यूशन की बात की थी मैंने, बाइनरी सॉल्यूशन। अब बाइनरी सॉल्यूशन है तो इसमें कंपोनेंट भी क्या होंगे, 2 होंगे। तो मैं एक ले रहा हूं कंपोनेंट 1 और एक तरफ ले रहा हूं कंपोनेंट सेकेंड। फॉर दिस कंपोनेंट द राउल्ट्स लॉ इज रिटन एज P1 is equal to P1 proportional to x1. Okay friends, so when it's solved then P1 is equal to क्या हो जाएगा, P1 not x1, where P1 not is partially pressure of pure component 1. Okay friends, here for second component the partial pressure P2 is proportional to mole fraction of x2 component. So the proportion sign for the proportion sign of this equation is equal to the P1 naught, sorry P2 naught x2, where P2 naught is equal to partial pressure of pure component of partially pressure of pure component 2 हो जाए। ओके स्टूडेंट, अब देखिए ये पार्शियल प्रेशर, ये भी पार्शियल प्रेशर, तो यहां से अपन डाल्टन लॉ की हेल्प से टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं। तो देखिए अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियली प्रेशर, क्या कह रहे हैं, इसने कहा कि जो टोटल प्रेशर होगा वो प्रेशर अलग अलग कंपोनेंट के पार्शियली प्रेशर के सम के इक्वल होगा। क्या कह रहा है कि द टोटल सम ऑफ, क्या कह रहा है, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल कंपोनेंट्स आर इक्वल टू द टोटल पार्शियल प्रेशर। तो इन जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उन सभी कंपोनेंट्स का सम ऑफ पार्शियल प्रेशर आर इक्वल टू द टोटल प्रेशर। सो you can write this equation as a P1 not x1 because we know that P1 is equal to the P1 not x1, P1 not x1 and P2 not is equal to P2 not x2. So here this equation is right as a P1 not x1 plus P2 not x2. Okay students, and we know that the sum of mole fractions are equal to the 1. So here x1 is equal to 1 minus x2. So put this value in this equation, then we get P2 is equal to P1 naught 1 minus x2 plus P2 naught x2. Open this, P1 minus P1 naught x2 plus P2 naught x2. So we take the common in this equation, P1 plus, we have taken common x2. So P2 naught is plus value and P1 naught is negative value. So P2 naught minus P1 naught. So the total partial pressure is written as P1 naught plus P2 naught minus P1 naught into x2. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ से अगर अपन चाहे तो ग्राफ लोड कर सकते हैं P2 टोटल पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 के बीच में। देखिए इसको तो मैं क्या मान लूँ, y मान लो, ये अपने लिए क्या हो गया, x हो गया। अब mx की बात की जाए तो ये अपने लिए क्या हो गया, स्लोप m हो गया, और ये P1 नोट क्या हो गया अपने पास, इंटरसेप्ट i या c हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए यहाँ जो स्लोप है वो किसमें आ रहा है, पॉजिटिव में। तो जो ग्राफ प्लॉट होगा वो ऐसे हो जाएगा स्ट्रेट लाइन में। ये तो हो गया अपने पास टोटल पार्शियल प्रेशर, यह हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट। अब 0 पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर यहां से क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, क्योंकि यहाँ जो ये गैप हो गया वो गैप किसको शो कर रहा है, इंटरसेप्ट, जो किसके इक्वल हो गया, P1 नॉट क्या हो गया। यहाँ ये क्या है, स्लोप होगा,
ये जो स्लोप है वो किसके इक्वल हो गया, P2 नॉट माइनस P1 नॉट है। इज दैट क्लियर? अब देखिए यहाँ P2 हो गया, ये हो गया, तो ये कंप्लीट आपके पास डायग्राम बन गया। तो यहाँ से ये जो ग्राफ है वो अभी आप प्लॉट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स आई होप आज तक का जो वीडियो है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे का वीडियो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।